हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, कैसे आप कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए, वेक्टर्स को आप नॉर्मल वे में ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो और ना ही डिवाइड कर सकते हो। वेक्टर के लिए स्पेशली डिजाइन्ड दो प्रोडक्ट्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो अब चलिए, अब देखेंगे कि भी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, तो वो होता क्या है, कैसे किया जाएगा। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में आपके पास लेट्स से दो वेक्टर्स हैं। सोच लो कि आपके रूम में दो वेक्टर्स हैं आपके पास। आपने उनको पकड़ा और उनको फर्श पे डाल दिया। आपने फर्श पे डाला और उनको जोड़ दिया, उनकी पूंछ से पूंछ मिला दी। ठीक, तो कुछ ऐसी सी फिगर बन जाएगी जो आपको दिख रही है। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए आपको दिख रहे हैं, और ये आप इनको अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉपी भी एक प्लेन बन जाएगी। तो जैसे ही आप दो वेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक प्लेन मिल रहा है आपको, है ना। और हमने ये देखा भी है कि दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन पे लाई कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है ये है मॉड्यूलस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा, अब थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, और थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड क्लोज इंटरवल। अच्छा, आप थीटा को सोचें कि थीटा को क्या कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली आप ये वाला जो थीटा है ना, इसको आप इससे कंफ्यूज मत करना कि भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये बस ये एंगल है। ठीक, मान लेते हैं कि अगर मैं आपको कोई और बनाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं ये एक एक वेक्टर ये है और लेट्स से एक वेक्टर ये है। ठीक है, ये वेक्टर है लेट्स से। तो होगा क्या, जनरली आप क्या करोगे, आप ऐसे करके एंगल देखते हो। ठीक है, और आप बोल देते हो कि भाई एंगल है पाई प्लस सम एंगल थीटा, राइट। पर यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो हम इसको हटा देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पे जो एंगल है वो ये वाला मानेंगे हम। ठीक, इस एंगल को लेंगे तो, और ये एंगल भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो थीटा है ना, पूरा का पूरा 0 से पाई के बीच में हर तरीके की आप जो भी है, आपने अपने वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करना है उसको हैंडल कर लेगा। और अब देखो, अब आप देखिए हमारे पास ये cos थीटा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ठीक, और ऐसे ही नेगेटिव कब होगा, स्केलर प्रोडक्ट जब नेगेटिव होगा व्हेन थीटा विल बिलोंग टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल से लेके पाई तक। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और ये आप देख ही रहे होगे कि कॉस की वैल्यू से आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आप देखो ये 0 और पाई पे क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि 0 जब होगा तो वेक्टर जो है पैरेलल होंगे, और जब पाई एंगल होगा तो वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होंगे। तो इसीलिए क्लोज इंटरवल है 0 और पाई के ऊपर भी। अच्छा, आप जरा कुछ जनरल पॉइंट देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, विच आर वेरी क्रिटिकल, ये आपको याद होने चाहिए। तो ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा? ए डॉट बी जब मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है आपके लिए कि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो ए डॉट बी जो है मैक्सिमम हो रहा होगा। ऐसे ही ए डॉट बी मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होगा। और कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसी मैक्सिमम क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक, या मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए एक्चुअली में राइटली, पर आदत पड़ी होती है तो इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, ठीक है। तो बाकी लेकिन आप समझ ही रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक और पॉइंट नोट करो। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, और ए को हम डिनोट कर रहे हैं A1 A2 A3 से, और बी को डिनोट कर रहे हैं B1 B2 B3 से, यानी कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। ये कंपोनेंट्स है इसके। अब अगर मैं इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो बेसिकली क्या होता है, बस अब आपने इनके एक्स कंपोनेंट या आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है डॉट प्रोडक्ट, बस आई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस जे कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और नोट करो, तो A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता A डॉट बी हो या B डॉट ए हो, तो बात एक ही है। ऐसे ही अगर हम ये बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A डॉट बी प्लस A डॉट सी, यानी कि ये जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। और ऐसे ही अगर नेगेटिव लगाए तो भी बात वही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक माइनस साइन भी लगा सकते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि आई जे के क्या होता है, आई जे के होते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होगा, जे डॉट के इक्वल टू जीरो होगा, और आई डॉट के इक्वल टू भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, यानी कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे ही आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस 90 मिलेगा, और कॉस 90 इसको जीरो कर देगा। तो ये चीज बहुत क्रिटिकल है, बहुत बार यूज होती है, तो आपको ये तो पक्का याद होना ही चाहिए, है ना। और साथ में अगर आप देखो तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब इक्वल होंगे और 1 के बराबर होंगे। क्यों भाई, आई डॉट आई का मतलब एंगल जीरो, कॉस थीटा जीरो हो गया, कॉस जीरो यानी कि 1 हो गया। और आई डॉट आई, भाई आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो इसीलिए उनका जो आंसर है हमेशा 1 आ जाता है। अच्छा, एक चीज और देखो, m इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू m इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट एम बी, यानी कि और वेयर m इज एनी स्केलर। तो आप अगर आपके पास स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस स्केलर को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि हमने आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के का मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two perpendicular vectors will be equal to 0, है ना। क्यों? क्योंकि A डॉट बी अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिख सकते हैं, A डॉट बी और साथ में आ जाएगा cos 90, और cos 90 आते ही आपको पता है सब कुछ जीरो होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये बहुत यूज होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस में। आपको अभी ये लग रहा होगा कि यार ये तो हम बहुत सिंपल सी बात है, हमको पता है, फिजिक्स में भी ऑफ कोर्स आपको पता है और आप यूज भी करते रहे हो, पर मेरा काम ये है कि मैं इन चीजों को आपको रीइंफोर्स कर दूं, ताकि जब क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको तुरंत ये चीजें जो है अप्लाई करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो अब आपको पता है कि है ना ए डॉट बी होता क्या है, तो वहीं से उसी डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई
cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आप cos थीटा निकाल सकते हैं और इससे आपको थीटा मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी दो एंगल्स, दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो हमेशा ये cos थीटा वाले को ही यूज करना आप। मैं इसलिए cos थीटा बोल रहा हूं क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक साइन थीटा भी मिलने वाला है, वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है काम, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं इसी को आप यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको ये दो वेक्टर दे दिए, 5 -1 -3 और बी है 1 3 -5, ठीक। और आपसे एक आ जाए कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है आपको, तो क्या करोगे भाई, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डॉट बी। और मैंने ए डॉट बी आपको बताया था, दोनों का आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना है प्लस जे कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है प्लस के कॉम्पोनेंट करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस -3 × -5। तो ये हमने इनके कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ इनके जो कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड प्लस -3 स्क्वायर, ये आ गया। और ऐसे ही ये दूसरे वेक्टर का, ये मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, कोई हवा में बात नहीं हो रही है, याद रखना, है ना। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस -5 स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया 5 और -3 2 और प्लस 15, ये हो गया 17 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, अच्छा ये दोनों का एक ही जैसा आएगा क्योंकि कंपोनेंट तो एक ही है, 5 1 3 है दोनों तरफ, है ना, प्लस माइनस साइन है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 25 + 1 26 एंड 9 35, ठीक है, ये √35 और यहाँ पे भी √35, यानी कि आंसर आ गया आपका 17/35। तो ये हो गया cos थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आप क्या कहेंगे, cos इनवर्स 17/35। अच्छा एक बात बता दो फटाफट, ये जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या ऑब्वियसली, या मुझे एक्चुअली में ये पूछना चाहिए ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। ऑफ कोर्स ये एक्यूट है एंगल, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, ये जो चीज है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एंगल जो है 0 से π/2 के बीच में रहा होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था, जस्ट आपको रिमाइंड करा दिया एक बार। अच्छा ये देखिए मैंने क्या लिखा, ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको नॉर्मली लिख दिया, ठीक। तो ये जो ए स्क्वायर लिखा ना, इसका मतलब यही होता है, बस अब आप कभी भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कुछ के लिख जाए तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचो कि इसको आप वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी इसकी बोल सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो टॉप प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखिएगा इसकी, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। तो कभी भी अगर आपको जैसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मिल जाए, या आप देखो अगर कभी आपको ऐसे मिले कि मॉड ऑफ ए, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो उसको हम तुरंत कैसे लिख पाएंगे, ऐसे ए डॉट ए, ठीक। और ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कई बार लिखना, ये याद रखना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हमने, मैं जनरली इसको बोलता हूँ भाई टॉप प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स है ये, खासकर डॉट प्रोडक्ट के केस में, है ना। ये भी आपको बता ही दिया कि भाई इसको हम कई बार अलजेब्रा की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं, ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया, तो अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए डॉट ए लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा आया कैसे, तो भाई ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया, हम आपको ए डॉट प्रोडक्ट लगा दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, यहाँ पे ए वो बी भी यही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस, और क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल ए 0 होगा तो कॉस 0 यानी कि 1, तो इसीलिए वहां से ये आपके पास निकल के आ जाता है। और देखो मान लीजिए ये दे रखा है आपको, ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो वेक्टर्स का सम का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए डॉट ए आ रहा होगा तो मैं उसको सीधे सीधे ए स्क्वायर लिख दे रहा हूं, है ना, और प्लस एक बी स्क्वायर लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था कि ये यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ए डॉट ए को मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं और बी डॉट बी को मैं बी स्क्वायर लिख रहा हूं, और साथ में अब हम लिखेंगे टू ए डॉट बी। तो ऐसे आप लिख लेना, तो आपको ये याद रहना चाहिए, है ना। वैसे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन वेक्टर की टर्म में कैसे लिखना है आपको सोचना है ना, थोड़ा सा वो आना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो वेक्टर का सम है और उन्हीं का अगर डिफरेंस है, तो उसको आप क्या लिखोगे? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसको आप क्या लिख दोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है ये आपको याद है ना, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, या ए डॉट ए और माइनस बी डॉट बी। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, चिंता ना करें आप लोग। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनने वाला है, अब आप समझ गए होगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अच्छा देखो, अब कई बार जैसे मैंने आपको बताया अलजेब्रा की तरह भी ट्रीट कर लेते तो ये अगर मैं इसके ऊपर ये वेक्टर साइन ना भी लगाऊं तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। पर आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, अच्छा ये ए डॉट बी ही लिखा हुआ है, अगर मैंने वेक्टर साइन नहीं भी लगाए तो, क्योंकि हम कर ही वेक्टर रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं कई बार मैं भूल भी जाता हूँ लिखना, तो होना क्या है कि आपको पता होना चाहिए भैया ये वेक्टर साइन है इसके ऊपर। अच्छा, और यहीं पे ही देखो, अब अगर तीन वेक्टर्स हैं आपके पास तो उनका अगर स्क्वायर कर रहे होंगे तो वो क्या आ रहा होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, है ना। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो उसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समेशन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ए बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो या इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो गया, ये भी चलो लिख ही देता हूँ फिर। चलो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं? सोचो जरा सा एक मिनट। मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था इस चीज को, तो मैंने ये कहा था कि भाई इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है डॉट, ठीक है। मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ ए को लिख के दिखाया था, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपने क्या बनेगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वेक्टर लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा ये तो वेक्टर ही हैं आपके, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। ये चीज आपको लिखनी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कई बार इतना ज्यादा यूज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन अगर आपको ये लिखना नहीं आया तो हो सकता है कि आप कई सारे क्वेश्चन कर भी ना पाओ। चलिए अब जरा सा एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है कि इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक। तो दो यूनिट वेक्टर हैं और उनको मान लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है ए और एक और दूसरा यूनिट वेक्टर है लेट्स से बी, ठीक है। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। और अब ये कह रहा है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड वो भी ए 1 है, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो अब और इसके बीच का, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो अब याद करो वो प्रॉपर्टी, टॉप प्रॉपर्टी जिसकी बात मैं कर रहा था, है ना। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा?
अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर कर दूं तो भी बात वही रहने वाली है, ठीक है, यही बात रहने वाली है। और इसको तुरंत मैं कैसे लिख पाऊंगा, अब मैं इसको दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख दूंगा। फिर अब यही तो बात हुई थी हमारी उस टॉप प्रॉपर्टी में कि भाई आपको अगर जैसे ही ये लिखा हुआ है आपको उनका तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ओके वी कैन राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ये बन गया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि ये होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, ए स्क्वायर या मॉड, ओके चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a.b, ऐसे लिखा था मैंने, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या था, मॉड इसका जो मैग्नीट्यूड था वो उसका स्क्वायर, तो यानी कि 1 स्क्वायर। ऐसे बी स्क्वायर का मतलब था इसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी 1 है, तो उसका स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही आ रहा है। तो -2a.b, सॉरी ये आधा ही क्लोज हो गया, तो a.b इक्वल टू 1। तो एक 1 से तो ये बन गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ a.b जो है वो 1 हो गया। इसका मतलब a.b जो है 1 हो गया, और a.b 1 का मतलब ये हो गया कि a डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो भाई, magnitude of a into magnitude of b is equal into cos थीटा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो वो 1 है। अच्छा ये मॉड्यूलस ए यानी कि इनके मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, इसका मतलब cos थीटा जो है, ओके सॉरी ये 1/2 हो गया, या वहां 1/2 लिखना चाहिए, तो cos थीटा जो हो गया 1/2 हो गया, यानी कि थीटा जो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये आपका ए जो है आंसर हो गया आपका। तो इसीलिए अब ये टॉप प्रॉपर्टी को मैंने आपको तुरंत एक क्वेश्चन देके दिखा भी दिया कि हाँ ये किस तरीके से आपको यूज करनी। ओके अब एक और क्वेश्चन देखो, आपको गिवन दे रखा है 3 वेक्टर ए बी सी का सम जो है वो 0 है, और साथ में इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज दे रखी है, ए की मैग्नीट्यूड है 3, बी का है 5 और सी का है 7, एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसको कैसे किया जाए, तो आपको जो गिवन कंडीशन दी है वहीं से शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है इन तीनों वेक्टर का सम, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, हमें ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो हम ए और बी को एक साइड छोड़ें और दूसरे को उठा के दूसरी तरफ पहुंचा दिया, तो -c ऐसा हो गया, ठीक। और अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं या इनका मॉड ले लूं, एक ही बात है ना, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं, चलिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी होल स्क्वायर्ड। और इसको अभी अभी हमने देखा था कि कैसे लिखना था, है ना, इसको होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a.b, अभी अभी हम लिख के आए थे, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि हमें पता ही है कि ये मॉड्यूलस की वैल्यूज हैं, तो ये हमें मिली हुई है, तो उनको रख देते हैं। तो ये हो गया 3 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास 5 स्क्वायर हो गया, जस्ट ए मिनट, ये अपने आप ही चेंज कर देता है, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और सी है हमारे पास 7 स्क्वायर। तो जी इसको किया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, 9 + 25 एंड 49, राइट, 2a.b इज इक्वल टू हो जाएगा ये 49 माइनस 9 40 और माइनस 25, ये हो गया 15, ठीक, ये सिचुएशन आ गई। और अब a डॉट बी की वैल्यू फिर से निकालते हैं, तो ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल इज इक्वल टू दिस। तो ए और बी की फिर से वैल्यू रख दें, तो 2 × 3 × 5 × cos थीटा इज इक्वल टू 15। क्लियरली बन क्या गया, cos थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/2।
यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे भी 60 डिग्री आ गया, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे आपसे ये कहा जाता कि इन दोनों के बीच में, अगर आप बी और सी के बीच में अगर आपसे एंगल मानता, तो अब आप करते, अब जैसे यहाँ पे हमने ए और बी को एक साइड रखा, सी को दूर भेज दिया, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल निकालना था। वहां पे हम क्या करते, फिर बी और सी को एक तरफ रखते और ए को दूसरी साइड भेज देते, तो उससे हमारा आंसर आ जाता। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको 11 दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको 23 दे रखा है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है 30 दे रखा है, और आपसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकाल के बताओ, ठीक है। वही हमारी टॉप प्रॉपर्टी, हमारी टॉप प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिर से याद दिला देते हैं आपको, है ना। तो इस चीज को अगर आपको ये लिखा हो तो हमने इसको जनरली क्या है, स्क्वायर करके यूज करते हैं ना, या फिर मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर उसको, या इसको हम देखकर जनरली क्या करते हैं फिर, नहीं तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है, ये करते हैं। या फिर हम इसको पहले ही क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर करके यूज कर लेते हैं, ठीक। ये तो अब आपको समझ में आ चुका, हम इसको ऐसा कर रहे थे, पहले भी क्वेश्चंस में कर ही चुके हैं, समझा भी चुका था मैं आपको। अब जरा आप देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, ठीक। तो वो क्या होता था, हमने देखा था भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी, ठीक। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हमने लिख देखा था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब अगर मैं इसको और इसको दोनों को ऐड कर दूं, तो अब आपको दिखेगा होगा क्या बनने वाला है ना, ये 2ab जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, प्लस ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, a प्लस बी ये निकालना है, और हमें a माइनस बी का मॉड्यूलस की वैल्यू जो है 30 दे रखी है। अच्छा, ये हमारे पास, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर यानी कि 900, ठीक है। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, या चलो एक लाइन एक्स्ट्रा ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है ए स्क्वायर, ठीक है, या ए डॉट ए। भाई ये मैंने एक बार और से आपको याद दिला दिया कि ऐसा होता है आपके पास, ठीक। तो और 2a स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ 11 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी है आपका 23 स्क्वायर्ड, ये बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 900 है, 11, तो ये हमारे पास इधर से आ जाएगा 1300 माइनस 900 यानी कि 400, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेते ही हमारे पास बेसिकली क्या बन रहा होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि तीन वेक्टर का सम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, मॉड्यूलस a इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ c है आपका 4, ठीक। तो अब आपको ये निकालना है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, है ना, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन a डॉट b, राइट, ये था हमारे पास। तो इसको रख देते हैं, तो अच्छा ये तो जीरो है, ये जीरो दे रखा है हमें, ठीक है, ये जीरो है, तो इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ ए डॉट बी, ये सिचुएशन हो गई आपकी। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ समेशन ए डॉट बी हमारा क्या आ गया, 9 + 1 10 एंड प्लस 16 26, और ये उधर जाके तो माइनस का 26 हो गया ये, यानी कि समेशन ऑफ ए डॉट बी जो हो गया माइनस का 13। अच्छा मान लीजिए, अब एक नोट डालो, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ए, तो उसको यूनिट वेक्टर है तो ए कैप और बी कैप से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी हमने कैसे निकाला था? तो हम इसको ए कैप माइनस बी कैप का इनटू ए कैप माइनस बी कैप करके लिखते थे, और वहां से हमारे को मिल जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास मिलता था। लेकिन हमारे पास क्या है, ये जो है दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ऐसी बी स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, माइनस। अच्छा, 2ab को फिर से हम कैसे लिखते थे, 2a डॉट बी को हम फिर कैसे लिख सकते थे, फिर a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया 2 माइनस कॉस थीटा। अच्छा 2 माइनस, अच्छा 2ab भी था, सॉरी, तो ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा, राइट। अब 2 माइनस 2 कॉस थीटा में 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, और थीटा आपको पता ही है, देयर इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, या अब कैप ही लगा देता हूं, चलो, है ना, ए कैप प्लस बी कैप निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो ए कैप स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, चलो ठीक है, ए कैप स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट बी कैप, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑब्वियसली 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, और साथ में जब इसको मॉड्यूलस ओपन करेंगे तो 2 कॉस थीटा आने वाला है, और 2 कॉस थीटा आएगा तो यहां से इसको कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। 1 प्लस कॉस थीटा को आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट है, कभी कभी काम आते हैं, और कैसे आते हैं फिर आपको याद होना चाहिए तुरंत, तो इनको याद करने की कोशिश जरूर करिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन ये है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 इज कोलिनियर विद वेक्टर ए which is 2i minus 3j plus 4k and makes obtuse angle with the positive x-axis. Find this vector. तो सबसे पहले तो बात करें इस वेक्टर a की, ठीक है। हमारे पास जो वेक्टर a है वो है 2i minus 3j plus 4k, और ये इसका इसके अलोंग है जो हमें वेक्टर निकालना है, इस ए के अलोंग है, और उसका मैग्नीट्यूड 15 है। तो मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में ही कि भाई अगर किसी भी वेक्टर के अलोंग एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो ए कैप निकाल लेते हैं हम। तो ए कैप क्या हो जाएगा, मैं कैसे लिखूंगा उसको, 2 माइनस 3 4 के बचा लिए फिर से मैंने, है ना, और डिवाइडेड बाई दी मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हमारा उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया,
तो क्या बन गया ये 2 माइनस 3 4 और डिवाइडेड बाई ये √29 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा वेक्टर जो इसके अलोंग है और उसका जो मैग्नीट्यूड है 15 है, ठीक, तो ये 29 है, तो वो वेक्टर जो इसके अलोंग है और जिसका मैग्नीट्यूड जो है 15 है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, वो वाला वेक्टर क्या होगा, आप सीधे सीधे इस चीज को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो वेक्टर आएगा जो उसका वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो गया 15/√29 और 2 माइनस 3 4, और 2 माइनस 3 4 का मतलब आपको पता है 2i माइनस 3j प्लस 4k है भाई, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन, अब एक ही डायरेक्शन में ये हमें वेक्टर मिला, पर हमें ऐसे दो वेक्टर मिल रहे होंगे, क्यों, एक लाइक वेक्टर हो सकता है, एक अनलाइक वेक्टर हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो होगा तो वो भी उसी डायरेक्शन में ही, ठीक है ना। कोलिनियर दिया हुआ है ना, क्योंकि कोलिनियर दिया हुआ है आपको, तो कोलिनियर आपका पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होते हैं, तो इसका मतलब मैं साइन जो मुझे ये प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो प्लस माइनस साइन मिल गया मुझे। अब इसके बाद ये दिया हुआ है कि ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक सुंदर सा बढ़िया सा एक वेक्टर ले लिया जाए, है ना, वेक्टर in the direction of पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो कौन सा होता है सबसे बढ़िया वाला, आई कैप, राइट। और अगर मेरे को वाई एक्सिस के साथ लेना होता तो मैं जे कैप लेता, जेड एक्सिस के साथ लेना होता तो मैं के कैप लेता, ठीक है। तो ये बढ़िया सा ले लिया मैंने पॉजिटिव एक्सिस के साथ आई कैप। तो अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उससे ऑब्ट्यूज एंगल मिलना चाहिए, है ना, या उन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो अब मैं एक काम करूं, इसका मतलब मैं आई कैप के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन देखूं कहां से पॉजिटिव आ रहा है और कहां से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, करते हैं। तो आई कैप के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा +-15 ये ऐसे कर रहा हूं मैं ना, √29 और 2 माइनस 3 4 ऐसे लिख रहा हूं। तो अब क्या होगा, अच्छा सिर्फ आई है तो यानी कि सिर्फ पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, बाकी में तो सब जीरो है ना, 0j प्लस 0k है। इसका मतलब क्या है, इस आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब सिर्फ क्या होता है, आई कैप प्लस 0 × j कैप प्लस 0 × k कैप। तो जब हम इनके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले तो जीरो हो जाएंगे, तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं पहले पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेता हूं, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो इसका मतलब क्या आ रहा होगा कि यहां से 2 आ जाएगा मेरे पास, 2, और ये प्लस ये 15/√29 तो है ही, यानी कि ये आ गया 30/√29। ये तो पॉजिटिव आ गया, पर हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है। तो अब नेगेटिव साइन के साथ देख लेते हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ क्या आ रहा होगा, 2 तो तब भी आएगा, बस ये माइनस यहां से आ रहा होगा, तो -30/√29 आ जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो वेक्टर है वो क्या होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, अब आपको पता चल ही चुका है, नेगेटिव साइन के साथ 15/√29 और बाकी 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर। ये ध्यान रखना, अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों साइड्स का ध्यान रखना है, नहीं तो अब देखो अगर हमने वो साइड भूल गए होते ना एंटी पैरेलल वाला, तो हमारा तो आंसर ही नहीं आना था, या आता तो गलत आ जाता। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर ए प्लस बी।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए तो हमें दे ही रखा है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6, -1 एंड 3 हो जाएगा 2, और -3 एंड -5 हो जाएगा -8। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। बिल्कुल सिंपल होता है ना, आप आराम से कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो, मैं आई जे के क्यों नहीं लिख प्रेफर करता, आई जे के जैसे ही लिखूंगा आपका टाइम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हो गया। अब मुझे एंगल निकालना है, ए और इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें क्या करना है, कॉस थीटा का यूज करना है। तो ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई इन दोनों का इंडिविजुअल के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया, और चलो एक मिनट, मॉड ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ एंड मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, ये हमें करना है, ठीक। तो ए डॉट ए प्लस बी क्या दे रहा होगा, अब हमारे पास ये है ए और ए प्लस बी, ये है इंडिविजुअल कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 5 × 6, तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 प्लस -1 × 2 प्लस -3 × -8 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी कि 5² प्लस -1² प्लस -3² एंड मॉड्यूलस ऑफ a plus b is 6² plus 2² and plus -8 squared। ठीक है, बस अब ये सिंपल है, इसको आप कर लोगे कैलकुलेशन, मुझे इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है फाइंड ए प्लस बी। एक ये टोपी सी बना रखी है, ठीक है, इस टोपी का मतलब होता है एंगल बिटवीन, ठीक है, जो इसके दोनों तरफ लिखे हैं उन दोनों के बीच का एंगल। ऐसे देखो यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, बी का है 1, और इन दोनों के ए और बी के बीच की टोपी, ठीक है, इनके बीच का एंगल वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। ये नोटेशन होती है बेसिकली। अच्छा, एग्जाम में वैसे आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, खुद ही बोल देगा कि भाई ये इन दोनों बीच का एंगल है, ठीक। पर मैं आपको थोड़ा सा नोटेशन भी कभी कभी सिखा देना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छा इसका मतलब जो है टोपी लगी है तो इसका मतलब एंगल है, ठीक, ध्यान रखना आप। अब इन दोनों का बीच का एंगल निकालना है, तो पहले तो हम एक काम करें, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, वो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ फाइव, मान लेते हैं कोई एंगल दे दिया, ठीक है जी, ओके। अब यहां से क्या आएगा, इधर से तो ये हमने देखा था, ये तो a प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी कि x² माइनस y² यानी कि a² माइनस b² लिखा हुआ ये। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको डॉट प्रोडक्ट के वे में हमने वही टॉप प्रॉपर्टी को याद करते हुए हम कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a डॉट b, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम a² प्लस b² माइनस 2a डॉट b और cos फाई, ठीक है जी। अब फाई इसलिए ले रहा हूं क्योंकि a डॉट बी के बीच के एंगल को हमने थीटा मान ले लेंगे हम, है ना। तो अब देखो, अब ये क्या बन गया, a² प्लस b², a² हो गया 4, b² हो गया 1। अच्छा, 2a डॉट b को भी हम कैसे लिखते थे, 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b, यानी कि 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ a 2 इंटू इसका b और इंटू कॉस, और इन दोनों के बीच का a और b के बीच का एंगल है 60, तो इसलिए cos 60। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 4 + 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 और इंटू, सॉरी ये बार है cos 5, ठीक है जी। और यहाँ पे a² माइनस b² हमें दिख ही रहा है, तो
2 स्क्वायर हो गया 4 और b स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया जी। तो ये हो गया हमारे पास 3, और ये कितना आ गया हमारे पास सॉल्व करने से, ये हो गया 5 प्लस 4 cos 60 इज 1/2 यानी कि 2, 5 प्लस 2 यानी कि √7, और यहां पे आ गया √3, और ये हो गया cos 5। तो आ गया भाई एंगल बीच का, तो यानी कि cos 5 जो हो गया वो हो गया आपके पास, अच्छा इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो √3 आ जाएगा, तो √3/√7, तो बस एंगल तो आप लिख ही सकते हो, तो 5 इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स √3/√7। तो अब क्वेश्चन ये है कि गिवन है ट्वाइस ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप एंड p प्लस 2q इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, फाइंड दी एंगल बिटवीन, फिर से टोपी दिख गई यानी कि एंगल, ठीक है जी, याद दिला रहा हूं बार बार, भूलना नहीं है, ठीक। तो अब आपको इन दोनों के P और Q के बीच का एंगल चाहिए, तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस दो इक्वेशन दे रखी है, इसको एक को 1 लिख लेते हैं, एक को 2 लिख लेते हैं, तो इन दोनों को जरा सॉल्व करके देखें क्या हो सकता है, P निकालने की कोशिश करें। तो क्या करें हम, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2q हो जाएगा, और उसमें से इक्वेशन 2 माइनस कर दें, ठीक है जी, क्लियर है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी मेरी 4p, चलो मैं लिख ही देता हूं कि दोबारा लिख दूं, चलो लिख देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे कि ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जे कैप, और यहाँ पे है p प्लस 2q इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो देखा ये 2q जिसके लिए करा था वो लिखा ही नहीं, भूल गया, चलो लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गए, तो 4p माइनस p कितना हो गया हमारे पास 3p, और 3p हो गया हमारे पास i माइनस, ओके ओके ओके, एक मिनट, तो ये हो गया 3j, यानी कि P मिल गया हमको i कैप माइनस 3j कैप ओवर 3, ये हमारे को P मिल गया, ओके। अब जरा Q निकाल लें फिर I से ही, तो Q निकालने के लिए मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 कर देता हूं, तो चलो इसको भी कर दिया जाए, तो क्या होने वाला है, इक्वेशन 1 है हमारी 2p प्लस q इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2p प्लस 4q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप। अब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन गया, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3q इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एंड प्लस 3j कैप, राइट, ओके। तो माइनस उधर भेज दिया, 3 भी उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा i माइनस 3j कैप, आई कैप माइनस 3j कैप ओवर 3, साइन चेंज हो गया दूसरी साइड के। अब हमको तो एंगल निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, P बिटवीन इन दोनों के बीच का एंगल, तो वो हम कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो करा जाए भाई, हमें ये चाहिए, तो हम क्या करें, P डॉट Q डॉट कर देते हैं, और वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ऐसा किया हमने,
और अल्फा इज बिटवीन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल को हमने अल्फा मान लिया। तो अब क्या होगा, पी डॉट क्यू, ऑल राइट, पी डॉट क्यू, ये है पी, ये है क्यू, तो पीछे 1/9 तो पहले दिख रहा है मुझे, है ना, 1/9 आ ही रहा है, तो चलो अलग से लिख देता हूं, चलो आई डॉट -3j डॉट डॉट हो गया आई कैप -3j कैप इज इक्वल टू, अच्छा, P का मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन रहा है 1/3 और है ही बाहर, और √1² प्लस √3 स्क्वायर, ऑलराइट, इनटू Q का मैग्नीट्यूड, तो Q में भी 3 है तो 1/3 तो है ही, और यहाँ पे 1² प्लस -3 स्क्वायर Q में भी आ गया है। ओके, एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पे गलती कर रहा हूं मैं, ये जो है ना ये प्लस होना चाहिए था। ओके, ये यहाँ पे ये 2i प्लस 3j ये प्लस होना चाहिए था भाई, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। तो ये आपका ये है पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी एक्चुअली में साइन पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी गलती हमने सुधार ली अपनी, और साथ में है कॉस अल्फा। ऑलराइट, तो ये हो गया 1, अच्छा अब देखो ये 1/9 3 × 3 ये तो कैंसिल किया, साइड हटाओ इसको, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i × i 1 और +3 और -3 -9, ये आ गया इज इक्वल टू, ये हो गया 9 + 1 10 √10, और इधर से भी √10, साथ में आया कॉस अल्फा, तो इसका मतलब कॉस अल्फा क्या हो गया, √10 × √10 10 हो गया, -8/10, यानी कि अल्फा इन हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया कॉस इनवर्स, और 2 से कैंसिल हो रहा है तो -4/5, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है, ये वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आई, यानी कि एंगल जो है हमारा ऑब्ट्यूज है, ठीक है जी। अच्छा, फिजिक्स में आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आती है ना, कॉस इनवर्स -4, जब इसमें क्या आ जाती है आपकी वैल्यू, फिजिक्स से आपको इसकी वैल्यूज पता है कि नहीं पता है, आई एम श्योर इसको पता होगा, आप लोग यूज करते हो फिजिक्स में ना। तो अगर आपके पास कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा हो, तो हम अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री हो जाता है, तो इसलिए कॉस इनवर्स -4/5 क्या हो गया, 180 -37 डिग्री इज इक्वल टू 143 डिग्री। अच्छा भाई, नहीं भी पता तो मैथ्स में आपसे कोई निकलवाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, वो देगा वैल्यू आपको, नहीं तो ऐसे के ऐसे ही छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे।